चलिए तो शुरुआत करते हैं खबरों की और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। अमरनाथ हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 35 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है, 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में इस वक्त टीम जुटी हुई है। माउंटेन रेस्क्यू टीम इस वक्त तलाश कर रही है। 1-2 दिन में फिर से शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। तो अमरनाथ हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 35 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है, 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता है। लापता लोगों की तलाश में इस वक्त माउंटेन रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। 1-2 दिन में फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू हो सकती है। तो आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन इस वक्त भी रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। अब तक 16 लोगों की मौत हुई है, 35 घायलों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है, 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश रेस्क्यू टीम कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमरनाथ में लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। 1-2 दिन में फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू हो सकती है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, 16 लोगों की अब तक मौत की जानकारी है, 35 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है, 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता है, जिनकी तलाश माउंटेन रेस्क्यू टीम कर रही है। तो अमरनाथ यात्रा में फंसे मध्य प्रदेश के 45 गृह विभाग ने यात्रियों से फोन पर बात की है और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश जारी। कश्मीर के अतिरिक्त मुख्य सचिव डीजीपी कश्मीर से इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने चर्चा की है। डीआईजी अनंतनाग, डीएम अनंतनाग की भी सहायता इस मामले में ली जा रही। आपको बता दें कि जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए डीआईजी कश्मीर समेत अनंतनाग के डीएम की भी मदद ली जा रही है। चलिए तो अमरनाथ यात्रा में जो घटनाक्रम सामने आया उसमें मध्य प्रदेश से भी कई लोग फंसे हुए हैं। हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। नीलम, फिलहाल जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है और किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार मदद ले रही है और उन्हें किस तरीके के निर्देश जारी किए? जी राहुल, देखिए मध्य प्रदेश के करीब 45 तीर्थयात्री जो है इस वक्त अमरनाथ में फंसे हुए हैं और गृह विभाग जो है लगातार उनसे संपर्क में है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सभी 45 तीर्थयात्री पूरी तरीके से सुरक्षित है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। गृह विभाग के अधिकारी लगातार जो कश्मीर के आला अधिकारी हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम में शामिल अधिकारी उनसे संपर्क बनाए हुए हैं और अनंतनाग और पठानकोट के अधिकारियों से भी के जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी गृह विभाग का लगातार संपर्क जो है बना हुआ है। यात्री जो है सभी सकुशल है, सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। पहले जानकारी आ रही थी कि इंदौर के तीन तीर्थयात्री हैं जो कि लापता है, पर कल जो बाद में जानकारी सामने है उसके मुताबिक सभी 45 यात्री सुरक्षित है। जो 15 घोषित मृतक व्यक्ति है और इसके अलावा जो 29 व्यक्ति लापता है उनमें मध्य प्रदेश के एक भी तीर्थयात्री शामिल नहीं है। तो मध्य प्रदेश के जो तीर्थयात्री थे पूरी तरीके सुरक्षित है और उनके परिजनों के लिए एक जो है हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था कि 181 जो सीएम हेल्पलाइन है उस पर संपर्क करके परिजन उनकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा भी एक टोल फ्री नंबर जारी किया है कि यदि किसी को अपने परिजन के बारे में जानकारी लेनी है तो वो उस नंबर पर संपर्क करके गृह विभाग से जानकारी ले सकते हैं कि उनके परिजन किस स्थिति में। और फिलहाल जो है सभी 45 तीर्थयात्री सुरक्षित है। राहुल, चलिए तो बहुत राहत की बात है कि 45 तीर्थयात्री सुरक्षित है और उससे संपर्क भी किया जा चुका है। जाहिर सी बात है कुछ ही दिनों में उन्हें भी वापस लाया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए नीलम। इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, देवास
अशोकनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा शिवपुरी में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, तो छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, दमोह में येलो अलर्ट जारी किया गया है और गरज चमक के साथ यहां बारिश के आसार हैं। तो भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कुछ जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आपको बता दें, इस वक्त एक और अहम खबर का रुख करेंगे। भोपाल में देर रात से लगातार बारिश हो रही है और शहर के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई इलाकों के घरों में पानी घुस आया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। जल भराव की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 075527010401 और 25402220 नंबर पर जानकारी दी जा सकती है। तो भोपाल में भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है। यहां लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो एक और जहां भोपाल में पानी भर गया है, जल भराव की स्थिति, वहीं अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम को लेकर हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नीलम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अलर्ट जारी किया गया है, किन किन जिलों में ये जारी किया गया और क्या कुछ वहां पर निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में हमने देखा, राजधानी रायपुर में जिस तरीके से, राजधानी भोपाल में जिस तरीके से जल भराव की स्थिति है, कैसे निपटेंगी? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लगातार जो है मानसून की सक्रियता कल से ही देखने को मिल रही है और खासतौर पर भोपाल संभाग के जिले यानी कि भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, यहाँ पर जो है भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नर्मदापुरम संभाग के जिले नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लगातार इन जिलों में जो है तेज बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में भी कल देर रात से मौसम में अचानक से बदलाव हुआ, क्योंकि कल दिन भर राजधानी में हल्की बूंदाबांदी भी नहीं हुई थी, पर कल देर रात के करीब 2 बजे के बाद अच्छी खासी तेज बारिश हुई है और जिसके चलते शहर के जो निचले इलाके हैं वहां के घरों में जो है पानी भर गया, जिसके चलते फायर ब्रिगेड की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को निकालना पड़ा और इसके लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि शहर के कुछ इलाकों में जहां पर पानी पहले भर चुका था वहां पर जो है जल भराव से निपटने की कोशिशें लगातार जारी है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, जबलपुर समेत जो है बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटना, मंडला, यहाँ पर जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और बाकी के जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने गाइडलाइन जारी की है कि जहां जिन जिलों में खासतौर पर भारी बारिश के साथ गरज चमक की स्थिति बन रही है, लोगों को वहां पर सतर्क रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ रही है। तो लोग सावधानी बरतें, भारी बारिश में हो सके तो घरों से बाहर ना निकले और अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो उनके शहर की जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष है वहां से वो संपर्क कर सकते हैं। और इस हफ्ते की अगर हम बात करें या अगले 2 दिनों की, तो प्रदेश में लगभग इसी तरीके का मौसम रहेगा। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है तो वहीं कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश जो है होती रहेगी। चलिए, तो बारिश तो जरूर होती रहेगी, लेकिन साथ ही लोगों को भी अपना खास ख्याल रखना होगा। नीलम, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। सतना से बड़ी खबर, जहां वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बाबूपुर थाना के गोरैया के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 17 से, जहां पर वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और सड़क हादसे में 2 की मौत हुई है, 3 घायल हो गए। तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। बाबूपुर थाना के गोरैया के पास यह हादसा हुआ है। तो 17 में बड़ा हादसा हुआ है। वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई, वहीं 3 घायल हैं और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा है। बाबूपुर थाना के गोरैया के पास यह हादसा हुआ है। तो सतना में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवारों को टक्कर मारी ट्रक ने, उसके बाद सड़क हादसे में 2 की मौत हुई, 3 घायल हो गए।
छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण की दर बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है, तो रायपुर, जांजगीर, कांकेर से एक मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटे में 10,187 जांच हुई है, जिसमें 258 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,453 हो गई है। प्रदेश की औसत संक्रमण दर अब 2.53% हो गई। सबसे अधिक दुर्ग में 45 और रायपुर में 40 मरीज मिले हैं। इसके बाद बिलासपुर में 29, राजनांदगांव में 23, बेमेतरा में 20, बलौदाबाजार में 17, तो रायगढ़ से 11, जांजगीर से 10 और सरगुजा से 9, कोरिया और बालोद से 67, धमतरी से 6, महासमुंद, सूरजपुर, मुंगेली और कोरबा से 5-5, बलरामपुर से 4 मरीज मिले। 24 घंटों में कोरोना के 163 मरीज स्वस्थ हुए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। तो रायपुर, जांजगीर, कांकेर से एक मरीज की यहां मौत हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 24 घंटे में 10,187 जांच भी हुई है, जिसमें से 258 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 1,453 है। शिवपुर के लाडपुरा से मतगणना के दौरान यहां पर विवाद हो गया, और वो भी एक वोट को लेकर। विवाद इतना बढ़ गया कि हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने उत्पात मचाते हुए न सिर्फ मतपेटी को स्ट्रांग रूम में वो ले जाने से रोकने की कोशिश करने लगे, बल्कि मतदान दल पर पथराव भी कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित 3 घायल हो गए हैं। वहीं कैमरा और कुछ वाहनों के शीशे भी फोड़ दिए गए हैं। उत्पात देखकर पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए मतदान दल को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में पहुंचाया और 6 आरोपियों को दबोच लिया है। दरअसल लाडपुरा मतदान केंद्र पर मतदान के बाद मतगणना भी शांतिपूर्ण तरीके से हो गई, लेकिन यहां एक वोट को रिजेक्ट करने की बात को लेकर जीतने और हारने वाले सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों के बीच विवाद हो गया, और हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने हंगामा करते हुए गिनती दोबारा करने की मांग की, जबकि मतदान दल का कहना था कि मतों की गिनती सही हुई है और अगर कोई आपत्ति है और दोबारा गिनती करवानी है तो वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत करो। इसके बाद हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने मतपेटी को लेकर जा रहे मतदान दल पर पथराव कर दिया। किसी को चोट नहीं लगी है और इसमें शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए थाना विजयपुर में अपराध दर्ज कर लिया गया है विभिन्न धाराओं में। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार की रात लगभग 11:30 बजे शंकरनगर एक्सप्रेसवे पर 4 लुटेरों ने गाड़ी से आ रहे दुखित राम यादव को रोक दिया, फिर उस चाकू दिखाकर मोबाइल और नगद मांगा। जब दुखित राम ने भागने की कोशिश की तो लुटेरों ने उस पर चाकू से कई वार किए, जिसकी वजह से दुखित राम की मौत हो गई। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, ये कमाटी थाना क्षेत्र की घटना है। कल रात को लगभग 11:30-12 बजे की घटना है। पीड़ित दुखित राम यादव अपने काम करने के बाद से एक्सप्रेसवे से बाइक से जा रहा था, तो वहाँ पे रास्ते में 3-4 लड़के थे, उसको रोक करके मोबाइल छीनने का प्रयास किए। उसी में उसके जांघ पे चाकू से हमला किए हैं और जिससे उसको चोट आई थी। उसको अस्पताल इलाज के लिए दाखिल किया गया था मेकाहारा में कल, और आज इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। इसमें लूट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था कल, और इसमें अन्य धाराओं का आज समावेश किया जाएगा। इसमें आरोपी अज्ञात हैं। आरोपियों को पतासाजी का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला है। सुकमा के दोरनापाल जगरगुंडा में खराब सड़क की वजह से आए दिन जाम लग जाता था, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परिचालन में दिक्कत होती थी। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद कलेक्टर हरीश एस ने सड़क निर्माण के आदेश दिए। आज खुद कलेक्टर और SP निर्माण सामग्री और मशीनरी लेकर दोरनापाल पहुंचे। प्रशासन की इस पहल से अब जगरगुंडा इलाके के ग्रामीणों को बारिश के मौसम में सड़क जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सड़क का काम शुरू होने से जगरगुंडा चिंतलनार के ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी जा रही है।
और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसे ना हम आपको दिखाना चाहते थे और ना ही इस खबर को आपको सुनाना पसंद करेंगे, लेकिन पूरी मानवता को झकझोर देने वाली ये खबर जरूरी है। खबर बिलासपुर से, जहां एक पिता ही शैतान बन गया। ये शख्स किसी शैतान से कम नहीं। इस शख्स पर अपने 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या का आरोप है। साथ ही ये आरोप भी है कि इस शख्स ने शराब के नशे में अपने ही मासूम बेटे के साथ पहले अप्राकृतिक कृत्य किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ये मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। बच्चे के पिता से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उसने अपने जो उसका बालक है शौर्य उर्फ बल्ला, उसकी हत्या की है और बाद में उसकी बॉडी को अपने घर में पलंग के नीचे छुपा के रखा था और रात को 3 बजे उसको उठा करके सड़क पर फेंक दिया। शुक्रवार की शाम खेलते खेलते बच्चा मोहल्ले से अचानक गायब हो गया। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। परिजन देर रात तक तलाशते रहे। आज सुबह करीब 4:30 बजे उसकी लाश घर के नजदीक मिली। गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पति पत्नी के विवाद में मासूम की हत्या करने की बात सामने आई थी। यही वजह थी कि पुलिस बच्चे के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। आरोपी पिता ने बच्चे के गायब होने की झूठी कहानी भी बना दी थी। वारदात के बाद देर रात उसने शव को गली में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। शिवरी नारायण के सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल की 2 छात्रों ने बेल्ट और लात घूंसों से पिटाई कर दी, जिसके बाद अन्य शिक्षकों के बीच बचाव से छात्रों की चंगुल से छूटकर भागे प्राचार्य ने खुद को कमरे में बंद कर अपना बचाव किया। एक शिक्षक ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल पर बना लिया, जो कि सबूत के तौर पर थाने में प्रस्तुत किया गया है। पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। तो प्राचार्य से मारपीट का ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिसे शिक्षकों ने बीच बचाव कर बचाया और अब इसी वीडियो को सबूत के तौर पर स्कूल प्रबंधन पुलिस को पेश कर रहा है। ये बोलना चाहता हूँ कि यदि ये नाबालिग बच्चे इस प्रकार के हरकत करेंगे, नाबालिग बच्चे पुलिस पर, सेना पर पथराव करते हैं, यही बढ़ करके आतंकवादी बनते हैं। अगर इनको छोड़ा जाएगा तो ये कल किसी की हत्या कर देंगे, बड़े बड़े अपराध को ये लोग अंजाम देंगे। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इनको सुधार गृह भेज करके इनको ऐसी सबक सिखाया जाए कि भविष्य में कोई भी बच्चा इस प्रकार की संस्था में गतिविधि करने का प्रयास न करे। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बेकाबू हो गए हैं, जिसका असर यह है कि अब लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया। वहीं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास पर उपद्रवियों ने आग लगा दी। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कल इस्तीफा भी दे दिया। वहीं गोटबाया 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने आज राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर कब्जा कर लिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी वहां से निकल गए। वहीं इस दौरान श्रीलंका पीपुल फ्रंट के 16 सांसदों ने राष्ट्रपति से अविलंब इस्तीफा देने की मांग की। इधर लगातार बढ़ते आंदोलन को देखते हुए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बिगड़ते हालात को लेकर प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें मौजूदा चुनौतियों से निपटने को लेकर बात हुई। बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट इस कदर गहरा चुका है कि लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें तक हासिल नहीं है और इसी के चलते श्रीलंका के लोगों में खासा आक्रोश है। वे राष्ट्रपति के खिलाफ लंबे समय से गोटा गो गामा और गोटा गो होम आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा में लगभग 100 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ते ही साप्ताहिक अवकाश रविवार से बदलकर शुक्रवार कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुमे के दिन ना तो स्टूडेंट्स आते हैं और ना ही टीचर। स्कूल की दीवार पर भी शुक्रवार को जुमा लिखा गया है। पिछले दिनों झारखंड के ही एक स्कूल में हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करने का मामला सामने आया था। यहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण प्रार्थना का नियम बदल दिया गया था। जिले में जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, उन इलाकों में दबाव डालकर स्कूलों में छुट्टी का दिन जुमा तय कर दिया गया है। इतना ही नहीं, स्कूलों के नाम के आगे उर्दू शब्द को लिखा गया है।
यही नहीं, एमडीएम के मेनू में भी शुक्रवार जुमे के रूप में परिभाषित है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिराजपुर और मध्य विद्यालय सतुआन समेत कई स्कूलों में जुमे की छुट्टी दी जा रही है। ज्यादातर स्कूल नारायणपुर, करमाटांड और जामताड़ा प्रखंड में स्थित है। ये ना तो उर्दू विद्यालय और ना ही विभाग ने इन्हें शुक्रवार को बंद रखने का निर्देश दिया है, फिर भी दबाव में से किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि धीरे धीरे झारखंड के जामताड़ा के लगभग 100 सरकारी स्कूल ऐसे हो गए हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ते ही साप्ताहिक अवकाश रविवार से बदलकर अचानक शुक्रवार कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुमे के दिन ना तो स्टूडेंट आते और ना ही टीचर। स्कूल की दीवार पर भी शुक्रवार को जुमा लिखा गया है और पिछले दिनों झारखंड के ही एक स्कूल में हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करने का मामला भी सामने आया था। रायपुर में एआईसीसी के संचार प्रमुख पवन खेड़ा ने भाजपा पर आतंकवादियों से रिश्ते होने का आरोप लगाया है। खेड़ा ने कहा कि हाल ही में उदयपुर और जम्मू कश्मीर में हत्याकांड के आरोपी के पकड़े गए आतंकियों के तार भाजपा से जुड़े हुए हैं और पवन खेड़ा के आरोपों पर भाजपा सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया है। भारत तो आत्मनिर्भर कब होगा हमें नहीं मालूम, भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर हो चुकी है आतंकवाद के मामले। ये हैं एआईसीसी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, जिनका आरोप है कि बीजेपी आतंकवाद पर निर्भर हो चुकी है। एआईसीसी में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार रायपुर आए पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाते नजर आए। पवन खेड़ा ने उदाहरण देकर बताया कि उदयपुर हत्याकांड में शामिल आतंकी बीजेपी का कार्यकर्ता है। एआईसीसी संचार प्रमुख ने दावा किया कि अमरावती और जम्मू कश्मीर हत्याकांड समेत मध्य प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में हुई टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों में भी बीजेपी नेताओं के आतंकियों के साथ कनेक्शन मिले हैं। साहब ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये जरूरी है, इस देश के लिए जरूरी है, मेरे और आपके आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है, क्योंकि आज जो घिनौना खेल इस देश में चल रहा है, हो सकता है कोई पार्टी उससे चुनाव जीत जाए, लेकिन देश हार रहा है, यह हमारी चिंता है। पवन खेड़ा ने एक के बाद एक घटनाओं का जिक्र कर बीजेपी से पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने पलटवार में पवन खेड़ा को ज्ञान बढ़ाने की नसीहत दे दी। साथ ही कहा कि उदयपुर और अमरावती की घटनाएं कांग्रेस शासित राज्यों में हुई, जो ये बताता है कि आतंकवादियों के संबंध कांग्रेस से हैं। किसको संरक्षण दे रहा है उसको गिरफ्तार करिए ना, फांसी पर लटकाइए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, हम तो मांग कर रहे हैं ना। तो उसके बाद में इस प्रकार का भ्रम फैलाकर आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। बहरहाल उदयपुर और अमरावती हत्याकांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस का दावा है कि इन घटनाओं में शामिल आरोपियों के तार बीजेपी से जुड़े हैं, तो वहीं बीजेपी ताल ठोक कर कह रही है कि कांग्रेस शासित राज्यों में आतंकियों को संरक्षण मिल रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि आतंकियों के साथ है कौन। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर राज्य सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र लिखकर सभी विभागों से जानकारी मांगी है कि पिछले 3 साल में उनके विभाग में कितने ट्रांसफर हुए। इस पत्र पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि जीएडी ने जानकारी मांगी है। हो सकता है आने वाले समय में ट्रांसफर बैन खोलने के बारे में विचार किया जाए। से आगामी जो पिछले 1 हफ्ते पहले जो ट्रांसफर हुए हैं उसकी पूरी जानकारी मांगी। अब ये आने वाले समय में जीएडी का ये सोचना होगा कि कितने ट्रांसफर हुए हैं और आने वाले समय में बैंक खोलने के बारे में किस तरीके से विचार किया जा सकता है। ये तो बहुत रूटीन का काम है। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोक गीत और संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।